हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम एनालाइज करेंगे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की जो संरचना होती है वो क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं। हम कई बार सुनते हैं एक टर्म केंद्रीय सचिवालय, जो भारत सरकार है वो विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करती है। यानी कि जो पॉलिसीज़ ड्राफ्ट की जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या उनका एग्जीक्यूशन होता है, निष्पादन होता है, उसके लिए कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो केंद्रीय सचिवालय वो जगह है जहाँ पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग शामिल होते हैं, यानी उनके ऑफिसेज होते हैं। क्योंकि प्रशासन की दृष्टि से केंद्र सरकार अलग अलग मंत्रालय और विभागों में डिवाइडेड होती है, तो केंद्रीय सचिवालय ऐसे सभी मंत्रालय और विभागों को समाहित किए हुए होता है। वो जगह को हम कलेक्टिवली केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। अब जो भारत सरकार है उसमें कुछ एक मिनिस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनमें 2 से 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके अंडर डिपार्टमेंट्स हैं। और कुछ एक मिनिस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बिना किसी डिपार्टमेंट की होती हैं, यानी उनमें उनके अंडर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये कुछ एक मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं उनके अंडर। और कुछ एक डिपार्टमेंट्स होते हैं जो किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं होते, लाइक फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट। ये चीज़ें हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन चीज़ों को हम पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जा कर के, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको देखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है तो कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर ये आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। जैसे भारतीय संविधान जो है वो क्या कहता है आर्टिकल 53 में, ये जानना ज़रूरी है मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि आर्टिकल 53 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ क्या कह रही है? ये कहती है कि जो सरकार का कार्य है, जो उसका कार्यपालिका वाला कार्य है, वो राष्ट्रपति में निहित होगा। यानी कि ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल और ही इज़ द पर्सन हु ईदर डायरेक्टली और थ्रू हिज ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम ये वर्क कराएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यानी 53 आर्टिकल यहाँ ये क्लियर कर देता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रालय और विभागों के माध्यम से कार्यपालिका का कार्य करेंगे। अब यहाँ आती है बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो आर्टिकल 74 में ये व्यवस्था की गई है। दे विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 कहता ही है राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसके शीर्ष पर कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। यानी हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है? राष्ट्रपति इनडायरेक्टली, यानी अपने सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं उनके, जिनको हम मंत्रियों के रूप में देखते हैं, वो एग्जीक्यूटिव वर्क करेंगे। ये 74 आर्टिकल यही कहता है। हमारे देश में प्रत्येक कार्य जो है भारत सरकार का वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही वो कार्य किया जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, जो पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, उनमें कोई बिल पेश किया जाता है तो वो अस्तित्व में तभी आता है जब वो बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जाए, जिस भी तरह की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो राष्ट्रपति के साइन उस पर हों तब वो बिल अस्तित्व में आता है। यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई बिल लॉ के रूप में तब्दील होता है। तो ये व्यवस्था खुद संविधान ने की है। अब इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम है। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि जो इसे कहते हैं विभाग विभाजन, ये
इंडिपेंडेंस से पहले ही यानी कि 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आता है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। वो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। क्या किया था उन्होंने, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके एक मेंबर को, किसी भी सदस्य को किसी विभाग, एक विभाग या एक से ज़्यादा दो विभागों का प्रभारी बना दिया जाता था। मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग है या शिक्षा विभाग है, उसका प्रभारी बना दिया जाएगा और वो सदस्य काउंसिल की तरफ से, उस परिषद की तरफ से कि ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल आदेश जारी करता है। सेम इसी मैनर में ये चीज़ अपनाई गई पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद भी। जो राष्ट्रपति हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ राष्ट्र प्रेसिडेंट, जो मंत्री हैं वो अपना कार्य मंत्रालयों के माध्यम से करते हैं। तो ये व्यवस्था की गई। अब इसमें भी आर्टिकल 77 जो है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ सच बिजनेस अमंग द मिनिस्ट्रीज। यानी कि भारत सरकार की हम जानते हैं समस्त जो कार्यपालिका की कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, और इसके लिए राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक ढंग से किए जाने के लिए मंत्रियों के मध्य कार्य का आवंटन करते हैं, और उस कार्य के आवंटन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो संविधान ने राष्ट्रपति के ऊपर छोड़े हैं कि वो कैसे बनाएं। तो एट प्रेजेंट पोर्टफोलियो सिस्टम यूज़ होता है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। एट प्रेजेंट जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, दे आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। यानी कि वर्तमान में केंद्र सरकार के जो मंत्रालय और विभाग हैं वो भारत सरकार कार्यों का बंटवारा नियमावली 1961 से शासित हैं, यानी उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। यानी जो ये मंत्रालय और विभागों में कार्यों का बंटवारा हुआ है वो इस नियमावली के बेसिस पर हुआ है, और ये नियमावली बनाने का अधिकार संविधान ने किसको दिया है, भारत के राष्ट्रपति को। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो समझना ज़रूरी है कि क्यों इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट काम होते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन वो इंडिविजुअली राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं। क्योंकि आर्टिकल 74 में ये व्यवस्था हुई है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए ये परिषद बनाई गई है, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होते हैं। तो कार्य कौन करता है, इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, लेकिन वो कार्य इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट किए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो पॉलिटिकल हेड है मिनिस्ट्री का वो मंत्री होता है, यानी मंत्रालय में राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, मंत्री होगा। और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होगा, जो प्रशासनिक प्रमुख है वो सचिव होता है। मंत्री जो है वो इलेक्टेड होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, सचिव हैं, वो सिलेक्टेड होते हैं, यानी किसी एग्ज़ाम के माध्यम से वो उस परीक्षा को उत्तीर्ण करके, जो भी उसके लिए निर्धारित परीक्षाएं हैं उस पद के लिए, उसको उत्तीर्ण करके वो सिलेक्ट होते हैं और उस पद पर आते हैं, जिन्हें हम लोक सेवक कहते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि जो सचिव के पद हैं उन पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से या इंडियन पुलिस सर्विसेज से या ऑल इंडिया सर्विसेज से जो अधिकारी हैं वो लगाए जाते हैं, इन पदों पर उनको लगाया जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले मंत्रालय में राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री का मतलब क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें एक कैबिनेट होती है, यानी कि जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं, जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, एजुकेशन है या फिर फाइनेंस है या फिर डिफेंस है और होम मिनिस्ट्री है, ये कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, मंत्रालय हैं, उनका कार्यभार प्रधानमंत्री किनको देते हैं, जो उनके काबिल या उनके विश्वास पात्र जो मिनिस्टर्स मंत्री होते हैं उनको इन मंत्रालयों का कार्यभार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशंस पर। तो राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, मंत्री, और जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो सचिव होता है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि मंत्री जो है वो
ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल मिनिस्टर हो किसी मिनिस्ट्री पर, या फिर ऐसा हो सकता है जो मिनिस्ट्रीज़ बड़ी हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो उस पर एक होम मिनिस्टर है और उनके साथ कुछ राज्य मंत्री या उपमंत्री हो सकते हैं। फिर सचिवालय स्तर पर, क्योंकि हमने अभी बात की सचिवालय क्या है, मंत्रालय और विभागों का एक जहाँ वो वर्क करते हैं वो ऑफिस है, यानी सभी मंत्रालय और विभाग शामिल होते हैं इसमें। तो वहाँ पर मंत्रालय में जो प्रशासनिक प्रमुख है वो सचिव होता है और वो लोक सेवक होता है, यानी सिविल सर्विसेज में से आया हुआ कोई व्यक्ति, जिसकी सहायता के लिए एक हायरार्की होती है, संयुक्त सचिव होंगे, उप सचिव होंगे, जिनकी हम आगे बात करेंगे, इस तरह से पाई जाती है। फिर आते हैं विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी संगठन भी होता है जिन्हें हम निदेशालय कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा आयुक्तालय, निदेशालय जैसे वहाँ पर जो उनको हेड करता है, उनका प्रमुख होता है, वो निदेशक, महानिदेशक या आयुक्त कहलाता है। इस तरह से ये चीज़ें आती हैं। तो यानी हम समझे इस चीज़ को कि मंत्रालय में जो राजनीतिक प्रमुख है वो मंत्री है और जो सचिव है वो प्रशासनिक प्रमुख है। यानी सचिव मंत्री की हेल्प के लिए होता है, जो एक्सपर्ट एडवाइस होती है वो मंत्री को प्रोवाइड कराता है सचिव। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे नीचे तक डिवाइडेड है। सबसे पहले मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री कुछ एक डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे हमने बात की, कुछ एक मिनिस्ट्री हैं जिनके डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, लेकिन हम उनकी बात करें जिनकी जो मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट हैं, तो कैसे वो डिवाइडेड होगी। मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। डिपार्टमेंट एक इकाई है और उसको हेड कौन करता है? सेक्रेटरी। यानी कि जो एक विभाग है वो आमतौर पर भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में होता है। जो विभाग के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं और विभाग के भीतर जो नीति और प्रशासन के सभी मामले हैं उन पर मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता है विंग, यानी डिपार्टमेंट कुछ एक विंग्स में डिवाइडेड होता है। वहाँ विंग्स में जो है एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी हेड करते हैं। यानी विंग में आमतौर से क्या पाया जाएगा कि उप सचिव, निदेशक या संयुक्त निदेशक के स्तर पर एक अधिकारी के रूप में व्यक्ति कार्य कर रहा है और वो अपने सेक्रेटरी को सलाह या मशवरा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराता है। फिर डिवीज़न जो है यानी प्रभाग, एक विंग में कई प्रभाग हो सकते हैं। जैसे आप अलग पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट हैं, वहाँ डिवीजन्स भी होती हैं। तो उस डिवीज़न को कौन हेड करता है? उप सचिव या डिप्टी सेक्रेटरी हेड करते हैं उसको। फिर उसके बाद आता है ब्रांच। ब्रांच को कौन हेड करता है? अंडर सेक्रेटरी हेड करते हैं ब्रांच को, जो एक शाखा होती है जिसे अवर सचिव कहा जाता है अंडर सेक्रेटरी को। और फिर सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं यानी अनुभाग, उनको सेक्शन ऑफिसर हेड करते हैं। यानी डिपार्टमेंट किसके अंडर होता है? सेक्रेटरी के। विंग अंडर किसके अंडर होती है? एडिशनल या जॉइंट सेक्रेटरी के। डिवीजन्स होती हैं डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर, ब्रांच होती हैं अंडर सेक्रेटरी के अंडर और सेक्शन होते हैं सेक्शन ऑफिसर के अंडर। ये एक मंत्रालय का हायरार्की है। ये मंत्रालय का एक जो संगठन है, मंत्रालय के सचिवालय का संगठन है वो। क्योंकि मंत्रालय कहाँ मंत्रालय और विभागों के ऑफिसेस कहाँ हैं? सचिवालय में। यानी ये सचिवालय संगठन के अधिकारियों का पदक्रम है जो अभी आपको बताया गया है। तो इससे नीचे भी आप अगर बात करें तो यूडीसी होते हैं, अपर डिविजनल क्लर्क, और एलडीसी होते हैं और अन्य कर्मचारी होते हैं जो ये सारे कार्य करते हैं। तो हमने इसमें देखा कि ये जो सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सभी, इनका एक टेन्योर होता है, एक कार्यकाल होता है जो टाइम टू टाइम ये इस पर वर्क करते हैं। जैसे अगर बात करें हम सेक्रेटरी और संयुक्त सचिव जनरली 5 ईयर्स के लिए होते हैं, उप सचिव 4 ईयर्स के लिए होते हैं और जो अवर सचिव हैं वो 3 वर्ष के लिए होते हैं। तो ये टेन्योर सिस्टम था। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि टेन्योर सिस्टम यानी कार्यकाल प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये 1905 यानी कि 1905 में हुई थी, जब उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू की गई थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है।
तो इस तरह से कार्यों का विभाजन मिनिस्ट्रीज़ में होता है। फिर हम बात करते हैं अटैच्ड ऑफिसेज और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज की, यानी कि कुछ एक मिनिस्ट्री हैं जहाँ पर अटैच्ड और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज भी पाए जाते हैं, यानी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय पाए जाते हैं। अगर आप बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, तो उसके अंडर कुछ एक अटैच्ड ऑफिसेज होते हैं। अब जब हम इस पर अलग से बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर, तब हम उनके जो ये अटैच्ड ऑफिसेज हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं, उन पर अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम समझते हैं कि अटैच्ड ऑफिसेज क्या होते हैं, संलग्न कार्यालय क्या है। संलग्न कार्यालय जो है वो विभाग द्वारा निर्धारित, जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी ये आमतौर पर वो विभाग हैं जो कार्यकारी दिशा प्रदान करते हैं, यानी उनके पास तकनीकी पहलुओं पर ज़्यादा जानकारी होती है जो विभाग को प्रोवाइड कराई जाती है। यानी ये संलग्न कार्यालय जो हैं वो दिशा तय करते हैं, यानी वो कार्य के निष्पादन में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते, बल्कि उस कार्य को करने के लिए जो तकनीकी जानकारी के रूप में उनके पास भंडार है, उसको वो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि उनके द्वारा विभाग को तकनीकी पहलुओं पर सलाह दी जाती है। अब सबॉर्डिनेट ऑफिसेज क्या है? सबॉर्डिनेट ऑफिसेज फील्ड एजेंसीज हैं जो सरकार की नीतियों को का डिटेल्ड एग्जीक्यूशन यानी विस्तृत निष्पादन के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी आमतौर पर वो क्या करती हैं, वो ऐसी एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं जो सीधे तौर पर उस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो संलग्न कार्यालय हैं वो अधीनस्थ कार्यालय को इस मामले में हेल्प करते हैं अगर उन्हें किसी तरह की किसी इन्फॉर्मेशन की या कार्यकारी दिशा की निर्देशों की आवश्यकता है। तो ये सबॉर्डिनेट और अटैच्ड ऑफिसेज के बारे में बात हुई। तो आज हमने देखा कि मंत्रालय और विभाग क्या हैं, उनका सेटअप क्या है, उसमें जो पदानुक्रम है सचिवों का अलग अलग, वो देखा। उसके बाद हमने बात की कि अटैच्ड ऑफिस और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज क्या है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर उसका सेटअप कैसा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को जानना चाहते हैं, तो आप मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर उसके डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।